ग्रेविटी पूरी करने के कई तरीके हैं। एक तो एक्सटर्नल चार्जर से की जाती है और दूसरा ये है कि ग्रेविटी पूरी करने के लिए आपको चार्जिंग पे बैटरी लगा के देखें कि आपकी बैटरियों में बबल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बैटरी फुल होने के करीब है तब आप बैटरीज के ढक्कन खोल लें, उनमें देखें कि उनमें क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो गए और बैटरियाँ जो हैं बता रही हैं उनमें जो है पानी जो है बुलबुले बन रहे हैं और पानी उछल रहा है हल्का फुल्का, तो फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो चार्जिंग है वो सही हुई है, आपकी बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी हुई है, तो आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी बैटरी ऐसे ही इन्वर्टर 100% पे चार्ज करके रुक जाता है और वो बैटरी जो है उसमें कोई हल्के फुल्के बबल्स वगैरह नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो है वो सही तरीके से चार्ज हुई भी नहीं है। और अगर उसमें बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैटरी हीटअप भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बबल्स उछल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही है। और ओवर चार्जिंग की वजह से अक्सर लोगों की बैटरियों का पानी जो है वो हफ्ते बाद ही खुश्क हो जाता है। और इसके अलावा अगर बैटरी पुरानी हो जाए, बैटरी काफ़ी पुरानी है, 4-5 साल आपने चला ली है और इसका आखिरी साल चल रहा है, तो फिर भी ये मसला आता है पानी खुश्क होने वाला। नॉर्मल सेटिंग के ऊपर भी पानी खुश्क होता रहता है, तकरीबन 1-आध महीने में एक दफ़ा डालना पड़ जाता है। तो ये मसला तब आता है जब आपकी बैटरी का आखिरी टाइम चल रहा हो, तो फिर उसके साथ गुजारा करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उस पर लोड ना डालें। अगर गुजारा करना है तो फिर कोशिश करें कि सारी रात बैटरी के ऊपर कभी भी लोड ना चलाएं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, 6 mm की केबल बैटरी के साथ लगाई होती है। मैंने कई जगहों पे देखा कि सारा सिस्टम लगाने के बाद जो बची जाती है केबल, पीवी वाली केबल जो सोलर पैनल्स को कनेक्ट करवाती है 6 mm की, वही जो पीस बचे होते हैं वही सिंगल या डबल करके बैटरियों के साथ लगाई होती है। कुछ लोगों ने तो मैंने ये भी देखा है कि 6-6 केबलें पैरेलल करके लगाई होती हैं, तो फिर भी उनकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती 6 mm केबल लगा कर भी। तो उसकी वजह यह है कि 6 mm केबल जो है वो आप जितनी मर्जी जोड़ लें, 25 mm केबल के इक्वल उसको बनाना आसान काम नहीं है, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोग कहते हैं जी 6 mm की 2 या 3 केबलें पैरेलल करेंगे तो ये हो जाएगी उसके इक्वल, ऐसे आसानी से नहीं होती वो। और इसके अलावा आपने जब भी सेटिंग करनी है तो ग्रेविटी के मुताबिक करनी है। ग्रेविटी चेक किए बगैर जो सेटिंग के पैरामीटर्स इंक्रीज करते हैं वो गलत काम करते हैं। अगर नॉर्मल आपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं तो फिर आपको ग्रेविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम जो है वो सही काम करेगा। अगर सही काम नहीं कर रहा तो फिर आपको ग्रेविटी के मुताबिक सेटिंग करनी पड़ जाती है, उसमें इंक्रीजमेंट करना पड़ता है। थोड़े से पैरामीटर्स को इंक्रीज करके देखें, ग्रेविटी फिर चेक करें। अगर ग्रेविटी पूरी हो जाती है तो फिर उसको उस जगह पे सेट कर दें, बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग को वहीं पे रखें ताकि आपकी जो ग्रेविटी है वो पूरी रहे। बहुत से दोस्त सेटिंग करवा करवा के थक जाते हैं, बोलते हैं कि कई जगहों से हमने सेटिंग करवाई और कई लोगों को पैसे दे दे के थक गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने तो हमारी बैटरियां भी चेंज करवा दी। शुरू में वो बैटरियां भी ठीक चलती रही हैं लेकिन बाद में भी ख़राब। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपको काम का सही पता होना चाहिए, आपके पास ऐसा बंदा हो कॉम्पिटेंट जो मसले को समझे और उसके मुताबिक काम करे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। अच्छा, ये फॉल्ट सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉल्ट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे लेड एसिड बैटरियों में आ रहे हैं। और लेड एसिड में ये टाल ट्यूबुलर बैटरियाँ भी हैं और हर किस्म की जो लेड एसिड बैटरियाँ तेज़ाब वाली, इन्हीं में ये फॉल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहिए आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है, टाइप क्या है, उसके लिहाज से जब सेटिंग करेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। आपकी इंस्टॉलेशन अच्छी होनी चाहिए, गेजेस प्रॉपर लेवल की, आपकी जो वायर्स हैं वो केबल्स होनी चाहिए, तो फिर आपका मसला ख़राब नहीं होगा। अच्छा, कई जगहों में मैंने ये भी देखा है कि बहुत लंबी वायर डाल देते हैं, एक कमरे में बैटरियाँ रखी होती हैं या गैराज में रखी होती हैं और अंदर किसी कमरे में दूर ले जाके इन्वर्टर फिट किया होता है। कुछ लोगों ने तो 9-9, 10-10 फुट और कुछ लोगों ने 15-20 फुट लंबी वायर भी लगाई होती है, तो उनके पास ये मसले आ रहे होते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दूं, ये मसले ज़्यादातर लेड एसिड बैटरियों में आते हैं, लंबी वायर्स वाले
और पतली वायर्स वाले। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो जितनी मर्जी लंबी वायर डाल दें इतनी जल्दी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी चार्जिंग फिर भी प्रॉपर होती रहती है। और पतली केबल लगाएंगे फिर भी आपकी लिथियम बैटरी बआसानी चार्ज होती रहती है, वो बड़ी तेज़ी से चार्ज होती है और फास्ट चार्जिंग से भी वो काम करती है। लेकिन जो आपकी लेड एसिड बैटरी है इसमें थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर सारा कुछ आपने सही रखा हुआ है, बेहतरीन किस्म की आपने इंस्टॉलेशन और सेटिंग रखी हुई है, तो फिर आपके पास कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं आएगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी आपको नज़र आए। तो इसमें ज़्यादातर आपको ये पता नहीं लगता कि आपकी बैटरी सल्फेटेड है और क्यों हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से भी चार्जिंग का मसला आ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो बैटरी को रख देते हैं, कुछ ऐसा चार्ज नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते, उसके बाद भी वो सल्फेटेड हो जाती है। इसके अलावा जो लोग SBU मोड पे सेटिंग करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है, आपको ये पता होना चाहिए। SBU मोड पे जब आप सेटिंग करवाते हैं तो उसमें यह होता है कि सारा दिन आपका सोलर इस्तेमाल हो रहा होता है, आपकी वापडा और बैटरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। और जब आपका सोलर का टाइम ख़त्म हो जाता है शाम के टाइम, तो आपका लोड जो है बैटरी पे चला जाएगा और बैटरी यूज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बैटरी एक ख़ास लेवल तक इस्तेमाल होती है और ख़ास लेवल तक पहुंचने के बाद आपकी जो बैटरी है वो रुक जाती है इस्तेमाल होने से। उसके बाद आपका लोड जो है वो वापडा यानी यूटिलिटी पे चला जाता है सारा के सारा, और आपका सिस्टम जो है ना सिर्फ बैटरी को चार्ज करने लग जाता है। अगर आपने उसमें चार्जिंग प्रायोरिटी को आपने सेलेक्ट कर रखा है कि आपकी बैटरी ग्रिड से भी चार्ज हो तो फिर वो चार्जिंग भी स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज आपका उस टाइम पे सिस्टम जो है सारे का सारा ग्रिड के ऊपर चल रहा होगा। और इसमें फिर ये सेटिंग भी रखी जाती है कि कितनी आपकी किस लेवल तक बैटरी चार्ज हो, उसके बाद दोबारा से वो चार्जिंग को भी रोक दे और ग्रिड को यूज़ करना भी रोक दे और आपका सारे का सारा लोड जो है इन्वर्टर आउटपुट को बैटरी के ऊपर डाल दे। तो ये सेटिंग हो जाती है SBU मोड में। लेकिन अगर आपने SOL या फिर SUB मोड रखा हुआ है तो फिर इसमें सोलर का टाइम जब ख़त्म होता है शाम को, उसके बाद आपका सारे का सारा लोड जो है वो यूटिलिटी यानी ग्रिड या वापडा के ऊपर आ जाता है और सारी रात आपकी वापडा यूज़ होती है जब तक दोबारा से उस सिस्टम को सोलर फीड नहीं करेंगे। यानी सुबह के टाइम जाके जैसे ही सोलर चलेगी तब जाके उसने सोलर के ऊपर मूव करना है, अदरवाइज उसने सारी रात वापडा को ही चलाना है। और इसमें भी आप चार्जिंग जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि आपने ग्रिड से चार्जिंग करवानी है या नहीं करवानी है। अगर करवानी है तो कितने एम्पेयर से करवानी है। डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर्स की सेटिंग की वीडियोस मेरी चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सेटिंग की उसमें पड़ी हुई हैं, तो ऑलरेडी वो हैं। इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपने लाजमी करना है काम कि आपने चार्जिंग भी इसमें सेट करनी है, SUB मोड में हो चाहे SBU मोड हो। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने सोलर लगवाया तो दिन को भी वापडा यूज़ होती है इसलिए हम वापडा का ब्रेकर ही बंद रखते हैं। तो आपको वापडा का ब्रेकर बंद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप SBU मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और मोड होता है MKS मोड, वो भी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का मोड होता है। आमतौर पे नंबर 1 पे ये सेटिंग पाई जाती है। और इसमें ये होता है MKS में कि सारा दिन आपका जो सिस्टम है वो बैटरी शेयरिंग के साथ चलेगा, यानी कि उसने ग्रिड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल कट ऑफ कर देना, 0 कर देना। और आपका जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो फिर सिस्टम जो टोटल है वो सारे का सारा ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसे MKS मोड कहते हैं और ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और हर बंदा अपनी सेटिंग अपने लिहाज से करवाता है, अपना जिस तरह से उसने यूज़ करना है, हर चीज़ का ऑप्शन मौजूद है। और बहुत से दोस्त कहते हैं जी हम सिस्टम को चला रहे हैं लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ग्रिड से थोड़ा थोड़ा एम्पेयर लेता रहता है, 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर लेता रहता है। तो ये तो वाटेज में बनाए तो बिजली 300-400 वाट बनती है, इसका तो बहुत खर्चा बनता है। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादातर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उन्हें चाहिए कि अपना जो सिंगल फेज मीटर लगवाया होता है उसमें एक रीडिंग होती है 5 नंबर पे आमतौर पे पाई जाती है। अगर आपका मैप्को का मीटर है तो उसमें 5 नंबर पे आमतौर पे पाई जाती है। वहाँ पे होता है इंस्टेंटेनियस वाट। इंस्टेंटेनियस वाट जो आपका मौजूदा खर्चा चल रहा है, करंट खर्चा चल रहा है वो कितना है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
वहाँ पे अक्सर जो है खर्चा 0 वाट या 5 वाट 10 वाट शो हो रहा है, लेकिन जो आपका इन्वर्टर की इनपुट में आपने एम्पेयर मीटर या फिर वो प्रोटेक्शन रिले लगाई हुई है वो एम्पेयर बता रही है, या फिर आपने कोई सिटी लाइट यूज़ की हुई है वो एम्पेयर बता रही है, वो आपको ज़्यादा एम्पेयर 1-1.5 बता रही होती है। उस लिहाज से तो ये 250-300 ये 400 वाट बन रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल खर्चा आपको एनर्जी मीटर में आ जाता है। तो इसका हल भी है, इसका हल ये है कि आप इनपुट में एक वाट मीटर लगाएं या फिर एनर्जी मीटर लेके लगा दें। एनर्जी मीटर महंगा होता है, आप वाट मीटर यूज कर सकते हैं, वो आपको बताएगा कितने वाट आपका सिस्टम जो है इनपुट कर रहा है, ले रहा है, बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहा है, वहां से आप सारा कुछ देख सकते हैं। जब आप प्रॉपर गेजेस, प्रॉपर मीटर्स, हर चीज प्रॉपर लगाएंगे, आप अपनी जरूरत के मुताबिक हर चीज जब इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आपको किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने सिस्टम को खुद ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आप परेशान ही रहेंगे, आपको टेंशन ही रहेगी, तो आपको कोई सीधी बात नहीं बताएगा कि चल क्या रहा है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं अपने सिस्टम में, आप महसूस कर रहे हैं, उससे बेहतर आपको कोई गाइड कर ही नहीं सकता। वो कितना कोई गाइड करेगा, आप तो दिन रात अपने सिस्टम को देख रहे हैं, आपको उससे भी ज़्यादा समझ है। आप अगर इन चीज़ों को समझें तो आप अपने सिस्टम को एक बेहतरीन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि हाथ की बैटरियां ले लेते हैं, उस पर भी वही सेटिंग लगा देते हैं, कुछ जो है वो फिनिक्स की बैटरियां लेके वही सेटिंग उसके ऊपर भी लगा रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जो हाथ की बैटरियां होती हैं ये ज़्यादा चार्जिंग, इनको ज़्यादा बल्क चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा बल्क चार्जिंग थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे ये आमतौर पे जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनकी आपको चाहिए कि आप इनकी हिफाजत करें, बहुत ज़्यादा इनकी आप ना बढ़ाएं। अच्छा, एक और बात बताऊं, अक्सर जो इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल देखने में मिलते हैं। जैसा कि आपका इन्वर्टर अक्सर बता रहा होता है कि इतना वो जो है बैटरी को फजूल में ही वो चार्ज कर रहा है 2-3 एम्पेयर से, या फिर वो आपका इन्वर्टर जो है डिस्प्ले कर रहा है कि चार्जिंग रुक चुकी है और बैटरी के ऊपर लोड है, जबकि ऐसा हकीकत में होता भी नहीं है। तो ये इस टाइप के जो अजीबो गरीब फॉल्ट आ रहे होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर के फॉल्ट होते हैं। अगर इस तरह का कोई भी फॉल्ट आए, चाहे आपके पास इनब्रेक्स का इन्वर्टर ही है, तो आप उसका फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर करवाएं। सॉफ्टवेयर कभी भी ऑनलाइन करवाने का कभी ना सोचें। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर बैकअप मौजूद है, आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट होने से या अचानक बंद होने से बचा सकते हैं, तो फिर आप उसका सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन ही करवा लें। और अक्सर जो ऐप्स होती हैं IP65 के इन्वर्टर्स में, उनमें अक्सर ऐप्स में सेटिंग मौजूद होती है कि आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करवाना है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, नए वर्जन पे शिफ्ट करना है। तो वहाँ से भी ये मसले जो हैं अक्सर जो आ रहे होते हैं वो हल हो जाते हैं। यानी कि इन्वर्टर के डिस्प्ले में फॉल्ट्स आ रहे होते हैं, ऐसा होता नहीं है कि जो दिखा रहा होता है। कई लोगों जो हैं वो बताते हैं कि इन्वर्टर बता रहा है कि ग्रिड से 2-3 किलोवाट ले रहा है, लेकिन जब हम मीटर को चेक करते हैं जो खंबे पे लगा हुआ है वो बता रहा है कुछ भी नहीं जा रहा है, यहाँ से पावर 0 है। तो इस टाइप के बहुत सारे अजीबोगरीब जो फॉल्ट आते हैं वो आप इन्वर्टर को खुलवा भी लेंगे, सर्विस सेंटर भी ले जाएंगे, तो उनकी समझ में भी नहीं आते। इसका सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर करवाने से इस टाइप के सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।